हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 181 से क्वेश्चन और हम कर रहे हैं पर वीडियो 20 क्वेश्चन। हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 180 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी वीडियोस हो चुकी हैं। टोटल लगभग 9 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें आपको 20 मिला के चले तो आपकी 9 वीडियो हो चुकी है। 180 क्वेश्चन हो चुके हैं। 181 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है CLI का मतलब क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स वगैरह काफी पूछी जाती हैं एब्रीवेशन देके। तो फुल फॉर्म्स हम इसी में कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर जितनी भी फुल फॉर्म्स आई हुई हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस कौन सी एब्रीवेशन फॉर्म का फुल फॉर्म बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है CLI का क्या मतलब है। CLI से आप देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। कॉमन लाइन इंटरफेस, कॉमन लाइन इंटरेक्शन, कॉमन लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड लाइन। यहाँ पे लिखा है इंटरेक्शन। यहाँ पर जो फुल फॉर्म होगी वो होगी CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। एक कमांड लाइन इंटरफेस टेक्स्ट आधारित होती है, मतलब इसमें टेक्स्ट लिखा जाता है और जिसका यूज आपका कमांड दर्ज करने के लिए होता है। आप अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में अगर कोई भी कमांड देते हैं तो उसके लिए CLI यूज करते हैं और इसका यूज प्रोग्राम को चलाने के लिए, कंप्यूटर फाइल को प्रबंधित करने के लिए और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना मतलब यही होता है कि आप कोई भी इनपुट डालते हैं और CPU प्रोसेस करता है उस इनपुट को और फिर आउटपुट देता है, तो ये कम्युनिकेशन होता है। तो CLI का मतलब आपको याद रखना है कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों अक्षरों, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डैश लेट्स यू परफॉर्म फैंसी इफेक्ट्स ऑन वर्ड लेटर अपसाइड डाउन राइटिंग वर्ड्स ऑन एन एंगल और अ कर्व एटसेट्रा। मतलब किसी शब्द पर, अक्षर पर सज्जा एक प्रभाव निष्पादित करने के लिए किसी कोण या वक्र पर शब्द आदि ऊपर नीचे लिखने को क्या कहा जाता है। इसने यही पूछी है कि कोई भी वर्ड है या लेटर है उसको अपसाइड डाउन करना है, कोई राइटिंग है आपकी, कोई लेख है या कोई वर्ड है तो उसको कर्विंग शेप में करना है, तो उसके लिए क्या करोगे। उसके लिए आप क्लिप आर्ट का यूज करोगे, उसके लिए आप पिक्चर का या वर्ड आर्ट का यूज करोगे। तो आपने अगर अपने कंप्यूटर में अच्छे से देखा होगा तो एक ना डब्लू बना दिखेगा, आज ही देख लेना। और यहाँ पे ना आर्ट लिखा होगा या फिर वर्ड आर्ट लिखा होगा, ये आपको क्लियरली दिख जाएगा अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट स्टाइलिंग टूल है जो हमारे MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में और पब्लिशर में उपलब्ध होता है। यह रूपरेखा, ढाल, उसकी चमक, उसका प्रिंट, उसकी बनावट या सजावट, किसी कोण या वक्र पर शब्द आदि लिखने में यूज होता है। वर्ड आर्ट ना आपको कर्विंग फॉर्म में मिलेगा। इससे कोई भी अक्षर आपको डिजाइन करना है, कोई लेटर कर्व करना है तो वो आपको मिल जाएगा वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट इसके लिए एक टेक्स्ट स्टाइलिंग टूल है। नेक्स्ट है द टर्म डैश रेफर टू द पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग सम वीक पॉइंट्स इन द सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट एंड अदर कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसमें ये लिखा है वो कौन सी टर्म होती है जो किसी पर्सन को, भाई आपका इंटेंशन है कि कुछ सम वीक पॉइंट्स लेने का, सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट मतलब किसी की आपको जानकारी लेनी है, उस व्यक्ति से संदर्भित है जो अपराधिकृत गलत तरीके से पहुंच प्राप्त करने के लिए वेबसाइट और अन्य कंप्यूटर प्रणालियों की सुरक्षा में कुछ कमजोर बिंदु ढूंढने की मंशा रखते हैं। इसे ही तो कहते हैं हैकर। एक होते हैं व्हाइट हैकर, एक होते हैं ब्लैक हैकर, एक होते हैं ग्रे हैकर। तो ध्यान रखिए जो ब्लैक हैकर होते हैं यही होते हैं जिनको हम गलत मानते हैं। व्हाइट हैकर तो पुलिस वालों के थ्रू काम करते हैं। भाई किसी भी अगर क्राइम में अगर आपको हैकिंग तो पुलिस वाले भी करवाते हैं ना, गवर्नमेंट भी करवाती है, तो व्हाइट हैकर बोला जाता है उन्हें। लेकिन यहाँ पे बोला है जो हैकर सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल व्यक्ति होता है जिसको हैकिंग करनी आती है, जो मानकीकृत तरीकों से मतलब जो नॉर्म्स या स्टैंडर्डाइजेशन वे से अपराधिकृत मतलब गलत पहुंच प्राप्त करने के लिए वेबसाइट और अन्य कंप्यूटर प्रणाली की सुरक्षा में कुछ वीक पॉइंट्स ढूंढने की मंशा रखता है, तो इन्हें कहते हैं ब्लैक हैकर या हैकिंग। नेक्स्ट है इन एक्सेल द ऑप्शन प्रेजेंट इन डैश टैब अलो यू टू लॉक द सेलेक्ट ऑल। एक्सेल में आप टैब में विकल्प आपको चयनित सेल को ताला लगाने की अनुमति देता है। लॉक करना है आपको किसी सेल को, तो उसके लिए क्या करोगे, प्रोटेक्शन, फॉर्मेट, फॉन्ट या पैटर्न। फॉर्मेट तो आप सभी को पता ही है, किसी अक्षर का, किसी वर्ड का फॉन्ट, आपको कोई भी आप कैलिब्री फॉन्ट चुन रहे हो
या फिर आप कोई और फॉन्ट ले रहे हो, किसी लेटर को लिखने का पैटर्न अलग होता है, तो ये होता है प्रोटेक्शन। एक्सेल में प्रोटेक्शन टैब जो होती है ये यूजर को एक सिलेक्टेड सेल में लॉक करने की परमिशन देता है और इसमें पासवर्ड का यूज होता है। मान लो कि आपने पूरी सेल बनाई है, मैं यूज कर रही हूँ ब्रश का, आपको पता नहीं दिख रही है या नहीं। ये यहाँ पे मैंने टेबल और रो की मदद से यहाँ पर कोई सेल बना ली और इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, इसको मैं लॉक करना चाहती हूँ, तो ये पासवर्ड मुझसे मांगेगा। पासवर्ड के थ्रू आप इसको लॉक कर सकते हो प्रोटेक्शन वे से। तो प्रोटेक्शन यहाँ पर सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट, इन पावर पॉइंट 2003 टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यू नीड टू सेलेक्ट बैकग्राउंड फ्रॉम द डैश मेनू। आपको अपने पावर पॉइंट 2003 के वे से पूछ रहा है अपना जो बैकग्राउंड है उसकी प्रेजेंटेशन को मतलब यू नीड टू सेलेक्ट बैकग्राउंड, आपने अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कौन से मेन्यू में जाओगे, मेन्यू पूछा है आपसे, फॉर्मेट में जाओगे, एडिट में जाओगे, व्यू में जाओगे या फाइल में जाओगे। तो यहाँ पे आप जाओगे फाइल में। फाइल में किस लिए जाओगे, क्योंकि पावर पॉइंट 2003 में किसी भी प्रेजेंटेशन की बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू से बैकग्राउंड चुनना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे, सॉरी फॉर्मेट, फाइल नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट मेन्यू से आप बैकग्राउंड को सेलेक्ट करोगे और फिर आप चेंज करोगे। फाइल नहीं आएगा, यहाँ पे गलत डाला है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, फॉर्मेट में ही आपको बैकग्राउंड मिलेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। डैश इज ऑन unsubtle play of word और Microsoft back office suite of programs of एंटी सर्वर। शब्दों के स्पष्ट खेल का एंटी सर्वर हेतु प्रोग्राम का माइक्रोसॉफ्ट बैंक ऑफिस पर समुच्चय क्या है। इसने ये पूछा है कि कौन सा भाई माइक्रोसॉफ्ट बैक ऑफिस प्रोग्राम पर एंटी सर्वर का एक अनसब्टल प्ले है। ये क्या है, ये क्या WNA है या बैंक ऑफिस है या SPSM है या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखो 2021 में पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल में। तो बैक ऑफिस शब्दों के स्पष्ट खेल का जो एंटी सर्वर हेतु प्रोग्राम है ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट बैंक ऑफिस पर समुच्चय है। ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं बैंक ऑफिस जिसको बोला जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। डैश इज ऑटो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू कैप्चर एंड ट्रांसमिट आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट वायरलेसली। इसने ये बोला है ऑटो आइडेंटिफिकेशन एक स्व पहचान तकनीक है। आप कभी कभी अगर भाई किसी चीज में साइन इन करते हैं, लॉग इन करते हैं या साइन अप करते हैं, तो ना वो आपको कहता है ऑटो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी आपसे ना कुछ चीजें भरवाता है कि यही हो आप, विच इज यूज टू कैप्चर एंड ट्रांसमिट, जो आपको कैप्चर करती है कि यही आपके आइडेंटिफिकेशन है। ये वायरलेस होता है, मतलब बिना तार का होता है, तो इसे क्या कहते हैं, वेबकैम कहते हैं, ब्रांड कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं, या फिर आपका ये देखो RFID की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन है, तो इसे ही RFID कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये वायरलेस होता है और ये एक ऑटो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो किसी वस्तु की पहचान, उसकी एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन बेतार लेने और अंतरण के लिए, बेतार मतलब वायरलेस है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यही होती है किसी वस्तु की पहचान और उसका विवरण लेने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन का लाभ नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो टीवी का नहीं है। ऑनलाइन बिल भुगतान, मांग करने पर वीडियो, बेहतर अन्योन्य क्रिया या इंटरएक्टिविटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑनलाइन जो आप बिल भुगतान करते हो, मतलब ऑनलाइन जो पेमेंट करते हो, ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन का एक लाभ नहीं है, IPTV नहीं है। जबकि मांग करने पर वीडियो, आपका बेहतर अन्योन्य क्रिया, बेटर इंटरेक्टिविटी, ये इस सब के प्रॉफिट्स हैं। लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP नेटवर्क पर टेलीविजन सामग्री की डिलीवरी होता है, लेकिन ऑनलाइन बिल भुगतान ये एक तरीके का आपका IPTV का कोई भी बेनिफिशियल यूज नहीं है, एक लाभ नहीं है। ऑप्शन ए। डैश इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज द प्रोसेस टू बी स्टोर नॉन कॉन्टिग्यूसली इन मेमोरी। एक मेमोरी प्रबंधन योजना जो मेमोरी में असहनित रूप से भंडारित होने की प्रक्रियाओं की अनुमति देती है। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो आपको स्टोर नॉन कॉन्टिग्यूसली इन मेमोरी, ये होती है हमारी पेजिंग मेमोरी। एक होती है वर्चुअल मेमोरी जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन फोन में होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी जो हमारी रैम और रोम होती है। फ्रेगमेंटेशन तो चीजों को अलग या उसका स्कैटरिंग करना, विखंडन करना, तोड़ देना होता है। लेकिन पेजिंग एक तरह का मेमोरी की प्रबंधन योजना है जो मेमोरी में असानित रूप से भंडारित होने की प्रक्रियाओं को अनुमति देती है। तो पेजिंग यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट है while printing the worksheet dash option is used also used if only a selected part of the worksheet is to be printed। वर्कशीट को प्रिंट करते समय इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है यदि वर्कशीट का केवल एक ही भाग प्रिंट हुआ हो। मतलब आपको ना वर्कशीट दोनों तरफ से प्रिंट करनी है और एक ही साइड से प्रिंट हुई है तो आप क्या चीज सेलेक्ट करोगे, एंटायर वर्कशीट या फिर एक्टिव या फिर सिलेक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से आप यूज करोगे सिलेक्शन विकल्प का। वर्कशीट को प्रिंट करते टाइम सिलेक्शन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रहेगा। यदि वर्कशीट का एक ही भाग प्रिंट किया जाता है तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं वर्कशीट को प्रिंट करते समय आप किसका सिलेक्शन विकल्प का भी यूज करोगे यदि वर्कशीट का केवल एक ही भाग प्रिंट किया जाता है तो। ठीक है। नेक्स्ट है dash refer to storing jobs in a buffer so that CPU can be efficiently utilized। इनमें से कौन सा एक बफर में कार्यों को भंडारित करने से है ताकि सीपीयू का प्रयोग जो है वो प्रभावी रूप से किया जा सके। बफर का मतलब यहाँ पर बफरिंग से ही है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इनमें से किस चीज का यूज किया जाता है, लोडिंग का, रेलोकेटिंग का, स्वैपिंग का या स्पूलिंग का। तो स्पूलिंग क्या होता है, ये एक बफर में कार्यों को भंडारित करने से है ताकि सीपीयू जो है वो आसानी से प्रोसेस कर सके, प्रभावी रूप से कार्य कर सके। तो स्पूलिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, एक बफर में कार्यों को भंडारित करने से स्पूलिंग। नेक्स्ट है वायरस विच इन्फेक्ट द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा वायरस है जो एक कंप्यूटर प्रणाली के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, मतलब उस पर इफेक्ट डालता है, कौन सा वायरस है? क्या ये स्टेल्थ वायरस है, या फिर आपका क्या ये फाइल इन्फेक्टेड वायरस है, बूट सेक्टर वायरस है, या मल्टी पार्टेड वायरस है? ये वायरस है हमारा बूट सेक्टर वायरस। वायरस एक कंप्यूटर प्रणाली के मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करेगा, बूट सेक्टर वायरस होगा ये। एक बूट सेक्टर वायरस इस तरह का वायरस होता है जो फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के बजाय हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेस डैश की टू ओपन हेल्प मेन्यू। आपको माइक्रोसॉफ्ट में हेल्प मेन्यू में जाना है तो इनमें से कौन सी की का आप यूज करोगे? हेल्प मेन्यू में जाना है तो F1 यूज करोगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में F1 की को दबाकर आप हेल्प मेन्यू खोल सकते हो। F2 की के दबाकर हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, आपको दोबारा से अगर किसी फाइल को नाम देना है तो F2 के द्वारा। और F3 से आप किसी विंडो में सर्च ऑप्शन को यहाँ पे खोल सकते हैं, मतलब सर्च बॉक्स ऑप्शन ओपन हो जाता है। लेकिन हेल्प मेन्यू के लिए आपको F1 की जरूरत होगी, तो F1 डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है लो इज रिलेटेड टू डोमेन नेम्स मेटा टैग्स मिररिंग फ्रेमिंग लिंकिंग एटसेट्रा। इनमें से कौन सा यहाँ पर लो है जो कि डोमेन नेम, आपके मेटा टैग्स या उसकी फ्रेमिंग या लिंकिंग में यूज होता है? इसे कहते हैं ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है, आपने कोई चीज बनाई और उस पर आपका कॉपीराइट है, आपने पेटेंट लेना पड़ता है, पेटेंट 10 साल के लिए मिलता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर कॉपीराइट अलग चीज है, कॉपीराइट भी एक तरीके का, लेकिन पेटेंट उससे आगे की प्रक्रिया है। ट्रेडमार्क क्या होता है, कोई भी लो डोमेन है, कोई मेटा टैग है, कोई मिररिंग है, फ्रेमिंग लिंकिंग ट्रेडमार्क से संबंधित है। ट्रेडमार्क एक तरह का सिंबल होता है जो आपके डिजाइन इन सभी का संयोजन होता है जिसका उपयोग किसी कंपनी की वस्तु या सेवाओं को एक दूसरे से अलग पहचान के लिए किया जाता है। आप कोई चीज लेते हो तो उस पर ना उस कंपनी की मोहर लगी होती है, जिसने वो बनाई है उसका पेटेंट है उसके पास, तो यही है भाई, ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डैश एक्सेल में कई प्रक्रिया होते हैं जो प्रयोक्ता को मानों का मूल्यांकन करने और उसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? सांख्यिकी, न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट है, या फिर मैथमेटिकल है, या लॉजिकल है? तो एक्सेल में कई सारे प्रक्रिया होते हैं जो यूजर को मान का मूल्यांकन लेने, उसकी वैल्यू का इवेल्युएट करने, उसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में मदद करते हैं, यही लॉजिकल प्रक्रिया कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डैश इज ए प्रोग्राम और पोर्शन ऑफ ए प्रोग्राम विच लाइज डोरमेंट अंटिल अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम लॉजिक इज एक्टिवेटेड। एक प्रोग्राम या प्रोग्राम का वो भाग जो कि सुप्त रहता है जब तक कि एक प्रोग्राम लॉजिक का एक विशिष्ट भाग सक्रिय नहीं कर दिया जाता। मतलब ये प्रोग्राम अपने आप से कार्य नहीं करेगा जब तक कोई आप स्पेसिफिक पार्ट को एक्टिवेट नहीं कर लोगे। ये लॉजिक बॉम्ब है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, या वायरस है? तो सारे ही आपके क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनऑफिशियल या अनऑथराइज चीजें हैं। तो लॉजिक बॉम्ब जो होता है ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो हमारे टेररिस्ट होते हैं, हमारे तो क्या ही जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं
या जो मैट्रियार होते हैं, जो हमारी सेना भी कभी कभी लॉजिक बॉम्ब का यूज करती है चीजों को सही करने के लिए। तो लॉजिक बॉम्ब एक प्रोग्राम है या फिर प्रोग्राम का भाग है। ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप इसे किसी स्पेसिफिक पार्ट को एक्टिवेट नहीं करोगे। ट्रोजन हॉर्स का जो यूज होता है वो पासवर्ड को तोड़ने के लिए होता है, ये भी याद रखना। लेकिन लॉजिक बॉम्ब, मान लो आपने एक बॉम्ब बनाया है और उसको किसी ऐसी जगह फोड़ना है या फटना है जो गलत जगह है, या फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा ये परमिशन मिली है कि इस लॉजिक बॉम्ब को यहाँ लगा लीजिए, जब तक आप वहां से एक्टिवेट नहीं करोगे तो वो नहीं फटेगा। यही भी चीज बोली गई है। नेक्स्ट है, डैश इज ए वे ऑफ शोइंग द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू अपीयर इफेक्टिवली लार्जर देन इट्स रियली इज। एक कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी को दर्शाने का एक तरीका है ताकि वो वास्तविकता से एक ज्यादा प्रभावी रूप से बड़े में दिखे। तो लॉजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी, वर्चुअल या फिजिकल मेमोरी, ये मेमोरी होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी को दर्शाने का तरीका है ताकि वो अपने वास्तविकता से, मतलब अपने जिस रूप में है उससे प्रभावी रूप से बड़ी दिखे। और वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज की जाने वाली एक सामान्य तकनीक है। तो वर्चुअल मेमोरी इसका करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, क्लिक डैश बटन टू फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द डेटा। डेटा का पहला अस्तित्व जानने के लिए कौन से बटन पर क्लिक करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस देखनी है, तो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड व्हाट, फाइंड लास्ट। तो फाइंड व्हाट तो क्या जानने के लिए होगा, फाइंड लास्ट लास्ट जानने के लिए होगा, लेकिन फाइंड नेक्स्ट जो है ये आप अपने डेटा का अस्तित्व जानने के लिए फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इन मेल मर्ज डैश इज यूज टू क्रिएट एड्रेस फॉर अ ग्रुप मेलिंग। मेल मर्ज में डैश का यूज एक सामूहिक मेल करने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज क्या होता है कि आपने एक ही मेल कई जगह करना है, भाई 10 लोगों को भेजना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखो, एक बार लिखो और उसको मर्ज कर दो। तो ये क्या डायरेक्टरी होती है, एनवेलप होते हैं, लेटर्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, इनको कहते हैं लेबल्स। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो मेल मर्ज में लेबल्स का जो यूज होता है वो एक ग्रुप मेल करने के लिए होता है, एक सामूहिक मेल करने के लिए, पते बनाने के लिए होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, when a process is to be executed is has to be loaded from the secondary storage to the main memory, this is called। जब एक प्रक्रिया को एग्जीक्यूट किया जाता है तो इसे सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य मेमोरी में, मान लो कि आपको कोई भी चीज यूज करनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको लागू करना है, तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है फोन की, उससे एक प्राइमरी मेमोरी में हमें उसको लेके आना है, इसे क्या कहते हैं? शेड्यूलिंग, पेजिंग, शेयरिंग या प्रोसेस लोडिंग। तो इसे कहा जाता है प्रोसेस लोडिंग। शेड्यूल करना होता है, किसी चीज को अपलोड करना है, उसको किस टाइम पे करना है, ये शेड्यूल होता है। पेजिंग हमने अभी पढ़ा था, शेयरिंग अपनी चीजों को या अपने पीसी की किसी चीजों को शेयर करना दूसरे पीसी से। लेकिन प्रोसेस लोडिंग क्या होता है? जब एक किसी एक्टिविटी का हमें एग्जीक्यूट करना है और इसे सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य मेमोरी में लाना है, तो इसे प्रोसेस लोडिंग कहते हैं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हैं आज की वीडियो के। ज्यादा लोड नहीं लेना है, ऐसे ही करते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं है, चीजों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और उन चीजों पे ध्यान दो जो आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, उनको एक बार सर्च करो, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ समरी ले लो कि क्या होती है चीजें। एंड आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू others also, and please subscribe the channel if you are new viewer on this channel। If you want to our join the telegram channel, you can join also। The telegram channel name will be same, and I hope so this video will be helpful to you। So thank you so much, thank you for watching।